Hello and good morning everyone. I welcome you all at Worst News Analysis. Today is 11 October 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Adverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ना फर्स्ट आर्टिकल, इजराइल रीटेक्स गाजा बॉर्डर एरिया एज टोल क्रॉसेस 3000. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इजराइल का गाजा बॉर्डर है, इजराइल ने उसे क्या कर लिया, रिकैप्चर्ड कर लिया है. हमास मिलिटेंट्स का यह कहा जा रहा है कि जो अभी वॉर के कारण हमास मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने किस पर अटैक किया, इजराइल पर अटैक किया. इजराइल ने यहाँ पर काउंटर अटैक किया. इसके चलते अब तक 3000 जो लोग हैं उनकी जान जा चुकी है. मतलब कि ये गाजा मिलिटेंट्स की बात हो रही है. जान तो यहाँ पर इससे भी ज्यादा लोगों की गई है. ओके, सो around 1500 bodies of Hamas fighter have been found in Israel around the Gaza Strip, says Army spokesman Richard Hatchell. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि around 15,000 जो 100 bodies हैं किसकी, Hamas fighters की, उनकी यहाँ पर इजराइल के आसपास पाई गई हैं. और ये जो डेथ टोल है अब तक कितना हो चुका है, 3000 हो चुका है. तो उन्होंने क्या किया, इजराइल ने जो गाजा बॉर्डर का एरिया है उसे रिकैप्चर कर लिया है. अब फर्दर हम देखते हैं ये वॉर कब तक कंटिन्यू रहता है, कब यहाँ पर शांति होती है. नेक्स्ट मूव करते हैं. अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट सेट्स October 31 फॉर हियरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड केस. अब हमें बात कर रहे हैं किसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने डेट सेट करी है October 31 की, किसकी हियरिंग के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड केस की हियरिंग के लिए. अब इसकी हियरिंग की क्यों जा रही है और ये इलेक्टोरल बॉन्ड केस है क्या, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस इलेक्टोरल बॉन्ड. इससे पहले अगर हम बात करते हैं क्या ये पहले न्यूज में कभी था, हाँ, तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, ये पहले भी आपका एक बार न्यूज में आ चुका है. तो यहाँ से ये जो आपका टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है. सबसे पहले आप समझते हैं व्हाट इज दिस इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बाद हम इस केस के बारे में समझेंगे. इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, ये एक तरीके का बॉन्ड होता है. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप सभी को पता होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर इलेक्शन आने के टाइम पर बहुत सारे जो वेरियस आपके लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, या फिर आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर डोनेशन देते हैं, पैसे देते हैं, डोनेशन देते हैं. किसके लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए. इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए, अपना एड और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यहाँ पर डोनेशन दिया जाता है वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा. पहले क्या होता था, ये जो डोनेशन दिया जाता था, कैश दिया जाता था. मान लीजिए कैश और चेक, मतलब डायरेक्टली मान लीजिए ये पर्टिकुलर XYZ पॉलिटिकल पार्टी है और इस A पर्सन को क्या करना है, यहाँ पर डोनेशन देना है. तो ये डायरेक्टली उस पार्टी के पास जाता था, XYZ पार्टी के पास, और वो डोनेशन पैसे दे देता था. इससे क्या होता था, यहाँ पर फिर इस पार्टी को, यहाँ आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वहां पर उनको पूरा डेटा रखना होता था सामने कि कहाँ कहाँ से उन्हें पैसे मिले. इसके बाद क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें वो देखने को मिलता है कि हमें बायसनेस देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. फिर आता है 2017 में एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आती है. इस स्कीम का मेन मोटिव ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, अगर मुझे भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छी लगती है और मैं उसको सपोर्ट करना चाहती हूँ, उसे कुछ डोनेशन करना चाहती हूँ ताकि वो अपना काम यहाँ पर अच्छे से कर सके, इलेक्शन कैंपेन वो अच्छे से यहाँ पर कर सके. तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर जाऊंगी अब पर्टिकुलर बैंक के पास. आपका यहाँ पर मेनली SBI बैंक है, ये नेशनल बैंक है, आप सभी को यहाँ पर पता है. और ये किससे यहाँ पर कनेक्टेड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी यहाँ पर इनका संबंध है. ठीक है, ये नेशनल बैंक है. मैं SBI के पास गई, मैंने SBI से कहा कि मैं यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख रुपए क्या है, डोनेट करना चाहती हूँ इस पर्टिकुलर XYZ पार्टी को. कितने, 1 लाख रुपीस XYZ पार्टी को इशू करना चाहती हूँ. यहाँ पर SBI क्या करेगा, मुझे एक पेपर देगा, एक बॉन्ड की तरह आप समझ लीजिए. ये बॉन्ड मेरे पास आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि मैंने क्या किया है, 1 लाख रुपए XYZ पार्टी को यहाँ पर दिए हैं और SBI मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए यहाँ पर कट कर लेगा. अब इस बॉन्ड को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, इस XYZ पार्टी के पास जाऊंगी और इस XYZ पार्टी से ये कहूंगी कि मैंने इतने रुपए आपको क्या करे हैं, डोनेट करे हैं. तो अब ये जो XYZ पार्टी है वो कहाँ जाएगी, ये फिर से यहाँ पर SBI के पास जाएगी. ये काम कितने दिन के अंदर होना चाहिए, विद इन 15 डेज. ये आप लोगों को याद रखना है.
कि XYZ पार्टी यहाँ पर विद इन 15 डेज के अंदर उस बैंक में जाएगी और उनसे कहेगी कि हमें यहाँ पर ये बॉन्ड मिला है, मुझे ये डोनेशन मिला है, आप इसे मेरे अकाउंट में या जहाँ भी हो उसको ट्रांसफर करिए। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ये वाला पूरा सिस्टम यहाँ पर आता है। अब इससे क्या होता है, देखिए ये कैसे काम करता है। नोटिफाइड बैंक्स आर चूजन, यहाँ पर इस स्कीम के अंदर कुछ बैंक्स को क्या किया है, नोटिफाई किया गया है, उसमें से आप किसी भी बैंक को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। फिर क्या होगा आपका सेकंड स्टेप, नोटिफाइड बैंक इशूज इलेक्टोरल बॉन्ड। यहाँ पर जो भी नोटिफाइड बैंक है, जैसे कि SBI को यहाँ नोटिफाई किया गया है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं बड़ौदा बैंक को कर दिया, पंजाब नेशनल बैंक को कर दिया, कोई भी बैंक हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी नोटिफाइड बैंक है उस पर हमें करना होगा, वो क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करेंगे। द डोनर बायज एन इलेक्टोरल बॉन्ड यूजिंग चेक डिजिटल पेमेंट। यहाँ पर जो डोनर है, जैसे मैं डोनेट कर रही हूँ, तो वो क्या करेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड को यहाँ पर बाय करेगा चेक के थ्रू या फिर डिजिटल पेमेंट के थ्रू, ओके। पर द डोनर वो क्या करता है, जो भी वो बॉन्ड है, वो पर्टिकुलर जो पार्टी है, जो भी उसकी कंसर्न पार्टी जिसको भी वो गिफ्ट करना चाहता है, वो जाके गिफ्ट कर देगा। द पार्टी डिपोजिट द बॉन्ड इन एन अकाउंट द डिटेल्स ऑफ विच आर विद द इलेक्शन कमीशन। अब वो कहाँ, वो पार्टी उस बॉन्ड को किस अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट करेगी, उस अकाउंट में जहां पर उस अकाउंट की पूरी डिटेल किसके पास होगी, इलेक्टोरल जो कमीशन है हमारा, उसके पास यहाँ पर उस अकाउंट की पर्टिकुलर क्या होगी, पूरी डिटेल्स होगी। तो इस तरीके से ये आपका इलेक्टोरल बॉन्ड काम करता है। अभी केस क्या आया, केस ये आया कि एक्चुअली जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, इसमें किसी भी पर्सन का नाम नहीं मतलब कि लिखा जाता है, कि बताया जाता है कि इस ABC पर्सन ने क्या किया है, इतना डोनेशन यहाँ पर दिया है। इससे क्या हो रहा है, और वो जो डायरेक्ट आपका जो मनी है वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, पहले क्या था, जैसे कि जब हाथ में पैसा दिया जाता था किसी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, तो हम उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते थे। लेकिन ये क्या कर रहा है, अब जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है इसको कर्टेल कर रहा है। पहली चीज तो ये होगी। सेकंड चीज इसमें ये आ जाती है कि एनोमिनिटी हम देखते हैं इसमें, देखिए जो चैलेंजेस हैं, इस बेसिस पर, इन चैलेंजेस की बेसिस पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई है। पहली पिटीशन ये है कि हमारा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसको क्या कर रहा है, यहाँ पर वॉलेट कर रहा है। कैसे वॉलेट कर रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टीज दैट हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर एंड रिसिपेंट्स। इसमें क्या करता है, ये जो डोनर की आइडेंटिटी है और जो इसको रिसीव कर रहा है, उन दोनों लोगों की जो आइडेंटिटी है उसको हाइड करके रखता है। इससे क्या हो रहा है, जो हमारा राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, ये जो हमारा मतलब कि राइट है, उसको क्या कर रहा है, एक तरीके से कर्टेल कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। सेकंड, इसमें एनोमिनिटी मे बी कॉम्प्रोमाइज बाय गवर्नमेंट एक्सेस द डोनर डेटा। अब एक्चुअली देखिए, किस पॉलिटिकल पार्टीज के पास यहाँ पे फंड आ रहे हैं, ये तो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को पता होगा ना। तो इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पर डोनर का डेटा तो एक्सेस कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो मान लीजिए अभी XYZ पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर उसकी गवर्नमेंट है, तो वो तो पूरा डेटा यहाँ पर एक्सेस कर सकती है ना, किसने यहाँ पर कितना डोनेट किया, कहाँ से डोनेट किया, उनके पास तो पूरा डेटा होगा। SBI का भी उनके पास डेटा होगा, हर एक चीज का डेटा होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो एनोमिनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। दिस इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इन पावर कैन लेवरेज दिस इंफॉर्मेशन एंड डिस्टर्ब फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो फ्री एंड जो इंफॉर्मेशन है उसको लेवरेज कर सकती है और फ्री और फेयर इलेक्शन में डिस्ट्रप्शन यहाँ पर लेकर आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से डोनेशन वॉलेटिंग रेगुलेशन, पोटेंशियल एंड अथॉराइज्ड डोनेशन जो हमारे रेगुलेशन से उसको वॉलेट कर रही है। सेकंड लास्ट में इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ब्लैक मनी है, इस तरीके से जैसे कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ब्लैक मनी का इसी तरीके से अपना यूज कर सकते हैं, है ना, कि इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, अपनी ब्लैक मनी का यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, डोनेशन की जो लिमिट्स है, इसमें भी लूप होल्स हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आप कितना भी डोनेशन यहाँ पर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्हीं सब के चलते क्या हुआ है, आपका सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इसकी हियरिंग कब रखेंगे, 31 अक्टूबर को रखेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं, देखिए केस तो रिजॉल्व इतनी जल्दी होगा नहीं कि 2024 का इलेक्शन आने से पहले यहाँ पे केस रिजॉल्व हो जाए, बट स्टिल यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है कि ये इलेक्शन आने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का जो केस है इसकी हियरिंग यहाँ पर रखी जाए। सो इफ देयर इज अ टेक्स्ट
deduction availed by the donor, then electoral bond scheme may be money bill. We are not saying anything now. This is only a discussion. तो ये अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ एक डिस्कशन है और आपका जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी ना, वो एज अ मनी बिल आई थी। एज अ मनी बिल आई थी। इसमें क्या हुआ था, मनी बिल जब आता है तो राज्यसभा का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, राज्यसभा में इसको पास नहीं करवाया जाता है। तो सेकंड लास्ट में इसको भी ध्यान में रखते हुए पिटीशन में इसको भी मेंशन किया गया है कि इसको एज अ मनी बिल लेकर आया गया था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग इसको क्या करते हैं कि वो जैसे कि आपके जो कैपिटलिस्ट होते हैं, है ना, वो यहाँ पर ये शो कर देते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए मैंने इतने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पर खरीदा, तो इससे क्या होगा, उनका जो टैक्स है उसमें भी डिडक्शन होगा। इस तरीके से बहुत सारे जो लूप होल्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में, उसको चैलेंज करते हुए पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं इस स्कीम के बारे में। ये कब आता है आपका, फाइनेंस बिल 2017 एस्टैब्लिशेस इलेक्टोरल बॉन्ड एज अ इंटरेस्ट फ्री बेरर प्रोडक्ट दैट कैन बी परचेस्ड फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद इन 10 days विंडो ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जा सकता है, परचेस कर सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। ओके, इसमें क्या होगा, इलेक्शन रिलेटेड बॉन्ड्स like promissory notes designed to be bearer instruments, it will be resemble bank note to be bear no interest is a payable to bearer and demand। तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट वगैरह आपको नहीं लगता है। ये कब से इंप्लीमेंट हुआ है, आपका जनवरी 2018 से हुआ है। इंडिविजुअल और जो आपकी कॉर्पोरेशन है वो सबमिट कर सकते हैं ये बॉन्ड, और इसमें आपके मल्टीपल इश्यूज जैसे कि आप 1000 से लेकर 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक का भी जो बॉन्ड है उसको यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज को आपकी कोई भी जो चॉइस की पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें जाकर दे सकते हैं, और उन पॉलिटिकल पार्टीज को विद इन 15 डेज इसे क्या करवाना होगा, रिडीम करवाना होगा। अभी 15 डेज का टाइम क्यों रखा गया है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई 15 डेज ही क्यों रखा गया। तो इसका मेन रीजन ये है, 15 डेज इसलिए रखा गया है कि फॉर एग्जाम्पल ये XYZ पॉलिटिकल पार्टी है, इस A पर्सन ने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड इस पर्टिकुलर पार्टी को दिया। अब इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, कभी भी इस बॉन्ड का यहाँ पर मिसयूज कर सकते हैं, है ना। इसलिए इसमें टाइम लिमिट दी गई है कि आप उस पर्टिकुलर मनी का यूज कहाँ करें, सिर्फ अपने काम के लिए, मतलब कि जो इलेक्शन है उसमें यहाँ पर करें। ओके, सो एट द टाइम ऑफ परचेस बायर द बॉन्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट KYC डिटेल। जब हम इसको खरीदने जाते हैं तो उस टाइम पर आपको पूरी जो KYC डिटेल्स होती हैं आपकी वो यहाँ पर दी जाती है, और इसमें जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी आइडेंटिटी और जिसने यहाँ पर लिया है, रिसीव किया है, उसकी भी आइडेंटिटी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं की जाती है। कंडीशन इसमें क्या है, हम किस पार्टी को यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हैं, ये भी कंडीशन है। मतलब तो पार्टीज तो हमारे पास बहुत सारी हैं, कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या हम सबको यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड देते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। सो एनी पार्टी that has registered under section 29A of the Representation of People Act 1951 and received at least 1% of vote cast in the most recent general और असेंबली इलेक्शन इज एलिजिबल टू एक्वायर इलेक्टोरल बॉन्ड। तो यहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपकी एलिजिबल होती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29 के अंडर यहाँ पर रजिस्टर है, और जो मोस्ट रिसेंट आपका जनरल इलेक्शन हुआ है, असेंबली इलेक्शन हुआ है, वहां पर उन्हें 1% क्या मिला हो, वोट मिला हो, सिर्फ वही पार्टी एलिजिबल है फॉर द इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्वायर करने में। ओके, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड द पार्टी अ वेरीफाइड अकाउंट। इसमें क्या होता है, जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है एक वेरीफाइड अकाउंट प्रोवाइड करता है, जहां पर जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके ट्रांजेक्शन यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ पर जो आपका डोनर होता है उसका नाम अपेयर नहीं होता। इससे एडवांटेजेस ये कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्योंकि जब भी मतलब यहाँ पर कोई भी पर्सन जाता है वो अपना मतलब डोनेट करता है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उसका पूरा तो डेटा रहता ही है, तो जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स है उसके नेम यहाँ पर रहेंगे, वो पब्लिक में नहीं रखे जाते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के पास उनका क्या होता है, डेटा होता है। ये लोगों को इंकरेज करेगा फॉर द कॉर्पोरेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एंटिटीज टू मेक क्लियर पॉलिटिकल डोनेशन। यहाँ पर आप एक क्लियर पॉलिटिकल डोनेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ब्लैक मनी है उससे भी हम बाहर आ सकते हैं, सिक्रेसी है, और जो टैक्स इवेशन है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको दिस इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जर्नली मीन्स। यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें, देन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। सभी को इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप ट्राई करिए कि इससे क्या समझ में आता है आप लोगों को। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। सो व्हाट इज दिस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका हमें मीनिंग बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड। हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं कैसे हैं, अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट, उनके पास काम ही नहीं है, बेरोजगार है। तो क्या ऐसे लोगों को, मतलब ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिस्गाइज्ड गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सेकेंड है, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल। सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है कि मान लीजिए आप किसी XYZ जगह में, ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इंस्टीट्यूशन में आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि मान लीजिए मुझे इसको छोड़कर जाना है और फिर मैं इसमें यहाँ पर एम्प्लॉय हो जाऊँ। तो आपके पास यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट का अवेलेबल नहीं है। तो क्या आप इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। थर्ड वन इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो कैसी है, जीरो है। डी इज प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो। यहाँ पर जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है, मतलब कि वर्कर्स तो बहुत सारे हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1000 वर्कर हैं, लेकिन उन 1000 वर्कर्स के कारण जितना काम निकल कर आना चाहिए उतना काम यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, आपका ये गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर गवर्नर अपने टर्म ऑफ ऑफिस में है, कोई पर्सन है, यहाँ पर ए पर्सन है, अभी वो इस XYZ स्टेट का क्या है, गवर्नर है, तो वो गवर्नर है तो उस टाइम पर उनके साथ मतलब कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। ओके, तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकंड है, द emoluments and allowances of governor of state shall not be diminished during his term of office। तो मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि जो आपकी गवर्नर को अलाउंसेस दिए जाते हैं, उनको जो भी परिपलब्धियां दी जाती हैं, भत्ते दिए जाते हैं, तो उसको आप कम नहीं कर सकते उनके टर्म ऑफ ऑफिस में। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके दोनों क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। वीडियो के एंड में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को दिए जाएंगे। सो इंश्योर यू वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। चलिए मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, विमेन वांट चेंज, सोसाइटी नीड्स चेंज। अब इसमें बात की जा रही है, आपकी रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट आई है, यहाँ पर रिपोर्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। आप लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि रिपोर्ट किसने रिलीज की है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 17th एडिशन आया है, जो कि जून 2023 में इसको पब्लिश किया गया था। इसके अकॉर्डिंग आपका एक डेटा आता है। वो डेटा क्या कहता है, ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डेटा ये कहता है कि आपके पास बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम 146 कंट्रीज का यहाँ पर उनके पास डेटा है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अभी जो जेंडर गैप को लेकर, यहाँ पर जेंडर गैप को लेकर जो अभी प्रोसेस चल रही है, जो करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस है, अगर हम इसी पेस से चलते रहें, मतलब इसी पेस से, इसी जो गति से चलते रहें, तो ये हमें कितना लेगा, 131 ईयर्स लेगा टू क्लोज द ग्लोबल जेंडर गैप it is in 149 years to populous South Asian countries including India। ओके, अगर आप पूरा ओवरऑल देखते हैं तो ये 131 ईयर्स लेगा कौन सी कंट्रीज में, जहां पर मतलब कि थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है कि वो कंट्री कैसे आपकी डेवलप्ड है। और साउथ एशियन कंट्रीज की बात करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वहां पर 149 ईयर्स आपके लगेंगे। आई होप आपको ये डेटा यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। डेटा ये कह रहा है कि यहाँ पर डेटा आया है कितनी कंट्रीज का, 146 कंट्रीज का। अब वो 146 कंट्रीज का जो हमने डेटा है उसकी पूरी स्टडी करी और उससे हमें ये पता चला कि अभी जो
प्रोग्रेस हो रही है, किसमें, करंट रेट ऑफ जो प्रोग्रेस है, अगर हम इसी रेट से चलते रहे तो ये जो जेंडर गैप है वो कब खत्म होगा, 131 ईयर्स लग जाएंगे आपके रिसोर्सफुल कंट्रीज में, और 149 ईयर्स आपको लगेंगे जो भी आपकी पॉपुलर साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी क्या हुआ है, रिजर्वेशन बिल पास हुआ है ना, रिजर्वेशन बिल यहाँ पर पास हुआ है, विमेन रिजर्वेशन बिल। इसमें हमने बात की कि हम क्या करेंगे, 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे पार्लियामेंट में और आपकी स्टेट असेंबली में। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि द आंसर इज नो, व्हाट वुमेन वांट टू लेवल प्लेइंग फील्ड वेयर द फैक्टर ऑफ जेंडर विच इज कंप्लीटली इररिलेवेंट बट लूम्स लार्ज, इट रिमूव फ्रॉम द इक्वेशन। अब कई बार ये हमारे पास आ जाता है, कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि हमारे आसपास की तो कंडीशन बहुत अच्छी है, यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो उनको अच्छे से एजुकेशन मिल रही है, वो काम पर करने भी जा रही हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, फिर आप ये रिजर्वेशन इस तरीके की चीज़ें क्यों लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके आसपास का जो एरिया है वहां पर विमेन अच्छा काम कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप ग्रास रूट लेवल पर जाकर देखेंगे तो वहां पर जो विमेन की कंडीशन है वो अभी भी कैसी है, यहाँ पर सही नहीं है। सो इवन आप लीडरशिप रोल की बात करते हैं, अगर आप अपनी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, हिस्ट्री उठाकर देखें, सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है किसका, कि आप इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है किसका, कि आप देखेंगे इंदिरा गांधी की बात करते हैं, ठीक है, उनको तो कितने सारे प्रिविलेजेस थी, सारी चीजें थी, बट आप देखेंगे डिस्पाइट दीज प्रिविलेजेस women also take longer to assume leadership position। उनके पास इतनी ज़्यादा आपकी जो थी प्रिविलेजेस थी, उनके पास हायर एजुकेशन थी, एक मेंटर फैमिली से रिलेट करती थी, एक इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट भी था, है ना। सो देखिए, हिस्टोरिकल एविडेंस ऑल्सो शोज दैट द women who make it to leadership positions have mix of privileges। हमें ये देखना होगा, अगर हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं जहां पर विमेन क्या थी, एक लीडरशिप रोल में थी, किसमें, लीडरशिप रोल में थे। अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का नाम लेते हैं, इंदिरा गांधी जी, उनके पास इतनी ज़्यादा वो हायर एजुकेशन थी, वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती थी, हर एक चीज़ थी, बट स्टिल उसके बाद भी अगर आप देखेंगे उनकी जो लीडरशिप की जो पोजीशन थी उसको एक्वायर करने के लिए, उसको एज्यूम करने के लिए उन्हें कब तक वेट करना पड़ा था, जब तक यहाँ पर शास्त्री जी की डेथ नहीं हो गई थी। ओके, दूसरी तरफ आप इसकी सेकेंड हैंड में एग्जाम्पल लेंगे किसका, हम बात करते हैं यहाँ पे गांधी का असैसिनेशन होता है, आपका राजीव गांधी जी की बात आती है, तो उनके पास कोई भी पॉलिटिकली एक्टिव वो नहीं थे उस टाइम पर, बट बीइंग अ बॉय, आप कह सकते हैं बीइंग अ मेल, वो इतने ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, बट जब यहाँ पर मिसेस गांधी का असैसिनेशन होता है तो इमीडिएटली उनको क्या कर दिया जाता है, उनको लीडर यहाँ पर बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, सरोजनी नायडू जी की, वो 1930s में आपकी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे दो लेडीज थी, कौन कौन सी, सरोजनी नायडू और बेगम जहानारा शाहजवाना। इन्होंने क्या किया था, जो आपका 1930s में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने ये कहा था कि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में जो वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन था, जो सेंट्रल कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, डिमांड कर रहे थे कि हम यहाँ पर कुछ नहीं चाहते, ना तो रिजर्वेशन चाहते हैं, ना ही किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर चाहते हैं। सो दे डिमांडेड नीदर डिस्क्रिमिनेटरी नॉट फेवरेबल ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन द लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन। आपका जो लेजिस्लेटिव है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें ना तो वो किसी तरीके का फेवरेबल ट्रीटमेंट चाहते हैं कि नहीं उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, उनको एक फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया जाए, और ना ही किसी तरीके का वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर चाहते हैं। अब देखिए, अगर आप सरोजनी नायडू जी का बैकग्राउंड देखेंगे और जो बेगम जहानारा जी का बैकग्राउंड है उसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि वो इस तरीके के जो फेवरेबल आपका जो ट्रीटमेंट है जेंडर इन लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव बाय रिजेक्टिंग रिजर्वेशन, तो उन्होंने ये जो रिजर्वेशन था उसको यहाँ पर रिजेक्ट किया था। तो आप सरोजनी नायडू जी का बैकग्राउंड देखें तो उनको क्या था, एक वो अच्छे एजुकेटेड थी, उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन एंड कैम्ब्रिज विद द स्कॉलरशिप फ्रॉम द निजाम ऑफ हैदराबाद से उन्होंने स्टडी की थी। तो उनके पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फैमिली थी जहाँ से उनको एजुकेशन भी मिल गई और उनको मेंटरशिप मिल गई, तो दोनों चीज़ों का यहाँ पर क्या होता है, मिक्सअप होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो
आप जो भी आपका पर्टिकुलर एरिया है, जो भी कंट्री है, वहाँ पर सभी के पास ये सारी प्रिविलेजेस हों। अब हम बात करते हैं ये जेंडर गैप आता कैसे है। जेंडर गैप, इसमें क्या क्या रोल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा जेंडर गैप, सबसे पहला जो इशू आता है एजुकेशन का। आप सभी ने यहाँ पर देखा होगा, जो डेटा भी इवन आपके पास आता है कि एजुकेशन में जो गर्ल चाइल्ड होती है वो पीछे होती है ना। किस प्रेफरेंस ज़्यादा किसको दी जाती है कि बॉय चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है कि पहले हम उन्हें एजुकेशन दें। अगर पैसे लगते हैं तो बॉय चाइल्ड को यहाँ पे स्कूल में भेजा जाता है और आपकी जो गर्ल चाइल्ड होती है उसको स्कूल नहीं भेजा जाता। फॉर एग्जाम्पल आप मान भी लेते हैं हम कि यहाँ पर गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन मिल भी गई, मतलब यहाँ पर उन्हें एजुकेशन। फिर दूसरी बात आ जाती है जैसे कि गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स के थ्रू हमने उनको एजुकेशन दिला भी दी कि फ्री एजुकेशन सारी चीज़ों को करके एजुकेशन कंप्लीट हो गई। अब बात आती है किसकी, जॉब की। तो कई आप लोगों ने यहाँ पर वेरियस इंस्टीट्यूशन में हर जगह देखा होगा कि आपको कितना ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है इन जॉब्स। ओके, जॉब्स में भी आप इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। जो हम ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन आपका हो रहा है, हम यहाँ पर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। पंचायत में जो रिजर्वेशन विमेन को दिया जाता है, विमेन को यहाँ पर इलेक्शन तो कंडक्ट करवा दिया जाता है, सरपंच बना दिया जाता है, बट जो मेन डिसीजन होता है वो कौन लेता है, यहाँ पर आपका जो मेल पार्टनर होता है वो लेता है ना। तो जो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है वो भी किसके साथ यहाँ पर अटैच होता है, आपका विमेन के साथ यहाँ पर अटैच्ड होता है। सो ये सारी चीजें हैं और इनको खत्म करने में अभी हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि वन एंड ओनली विश इज दैट इम्प्लीमेंटेशन वुड बी बेस्ड ऑन रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ 1991 सेंसस एंड इट इज डन इन द case of scheduled caste seat by the delimitation commission rather than waiting for the delimitation exercise. Okay, it is time to quickly set right historical wrongs. Women want change, society need change. Women यहाँ पर क्या चाहती है, चेंज चाहती है, सोसाइटी में यहाँ पर चेंज चाहती है एंड देयर इज नो रीजन व्हाई इट शुड बी लेट। यहाँ पर अब कोई भी रीजन नहीं है कि इसमें कोई भी चेंज हो, मतलब कि लेट हो। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द मालदीव्स, द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर आपका जो पूरा है मालदीव की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि मालदीव में 1978 से लेकर 2008 तक जो ओल्ड एरा था वहाँ पर कोई भी उन लोग का जो भी मतलब लोग आए इलेक्ट होकर आए, उनका मेन रीजन ये था कि डेमोक्रेसी पर यहाँ पर वो करना। अब मालदीव की अगर आप बात करते हैं, अभी जो मालदीव में इलेक्टेड आपके कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट आए हैं, उनका मेन मोटिव क्या है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट है ना। उन्होंने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उनके अंदर है और अपने इलेक्शन कैंपेन में भी उन्होंने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, जो इंडियन मिलिट्री है उसको मालदीव से यहाँ पर हटा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए इसमें 3 चीजें कही गई हैं। इस आर्टिकल का अगर आप टेक्स्ट देखेंगे, मालदीव्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्यों है। इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये है आपका इंडिया। ओके, हम इंडिया की बात करते हैं, ये हमारा इंडियन ओशन है, यहाँ पर आपको मालदीव्स देखने को मिलता है। सो इंडियन ओशन रीजन में आप देखेंगे हमारा जो बहुत सारा जो रूट है ना, कहाँ से होकर निकलता है, मालदीव से होकर निकलता है। हमारे यहाँ पर जो ऑयल शिपिंग लेन है, आप इसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जानते हैं। तो मालदीव हमारे लिए बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये इसमें कहा जा रहा है कि अभी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर कैसी है, प्रो चाइना है। कैसी है, प्रो चाइना, मतलब उनका जो झुकाव है वो चाइना की तरफ ज़्यादा है। अगर चाइना की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा होता है तो यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस होगी और इंडियन ओशन में चाइना की प्रेजेंस का होना मतलब कि इंडिया के लिए क्या है, एक तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट निकल कर सामने आता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है, पहले तो आपको इतना ये पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसमें पूरा यही बताया गया कि वहाँ पर कैसी कैसी पार्टी है। अब लास्ट में इसमें ये कहा जा रहा है कि आप सभी को पता है कि जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI प्रोजेक्ट है, उसमें मालदीव भी इसका पार्ट है। मालदीव ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन मालदीव को यहाँ पर श्रीलंका की कंडीशन बहुत ही अच्छे से पता है कि श्रीलंका को चाइना ने किस तरीके से डेट ट्रैप में यहाँ पर फंसाया है। ओके, डेट ट्रैप हुआ है। तो चाइना मालदीव के पास यहाँ पर 3 चीजें हो सकती हैं। क्या क्या 3 चीजें हो सकती हैं कि वो क्या करें, आप देखें, या तो वो इंडिया आउट कैंपेन करें या पूरी तरीके से वो किसके अगेंस्ट में है, इंडिया के अगेंस्ट में हो। सेकंड, या फिर वो ऐसा कर सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को लेकर आए। क्या करें, वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को लेकर आए, या फिर वो एक ऐसी न्यू पॉलिसी लेकर आए जिसमें वो इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज के साथ क्या कर सके, एक बैलेंस रिलेशन को मेंटेन कर सके। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रिलेशन को अगर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चाहती है तो उनके पास 3 चॉइसेस हैं।
अपने इन एक्सटर्नल रिलेशन में। कौन कौन सी? एक इंडिया आउट कैंपेन, ओके, इंडिया फर्स्ट कर सकते हैं, या फिर वो एक अलाउ करें बैलेंसिंग रिलेशन विद द की पार्टनर्स, उनके जितने भी की पार्टनर्स है लाइक स्पेशली इंडिया एंड चाइना, उनके साथ वो एक बैलेंसिंग अप्रोच रखें, तभी वो क्या कर सकते हैं यहाँ पर सामने आ सकते हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है, इंटरनेशनल रिलेशन जो हम देख रहे हैं, हमारा जो इंटरनेशनल स्फीयर है, वहां पर आप किसी एक कंट्री के साथ यहाँ पर अगेंस्ट में नहीं दे सकते। आप इंडिया, आप सभी को पता है कि देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो बेल्ट एंड, अगर आप प्रो चाइना होते हैं तो आपने देखा है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उसमें जो भी सीरियस ट्रबल्स हुए हैं, इंडिया को, मालदीव को उसके बारे में यहाँ पे पता है, ठीक है। फाइनली द इस्लामिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी इन द मालदीव नॉट पर्टिकुलरली फ्रेंडली टू इंडिया विल नो डाउट नोट टू चेंज इक्वेशन बिटवीन इंडिया एंड गल्फ स्टेट, ओके। सो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि पीपल टू पीपल टाइज भी है, जो आपके मालदीव्स के स्टूडेंट होते हैं, इंडिया में पढ़ने आते हैं, तो उनके अंदर भी कुछ एक अच्छे सेंटिमेंट्स होते हैं इंडिया को लेकर, एक पॉजिटिव माइंडसेट प्रिवेल होता है टुवर्ड्स द इंडिया। हम यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, चिल्ड्रंस पार्क हो गया आपका, स्टूडेंट फेयरिस बिटवीन आइलैंड्स, तो ये सारी चीजें हमने की हैं। तो हमारा जो एक नेक्स्ट फेज है रीजनल डिप्लोमेसी, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। सेकंड इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें किसको कंसिडर करना चाहिए, कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव, जिसमें आपका इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और शेलिस, ये जो कंट्रीज हैं ये इसका पार्ट है, जिसमें हमारा मेन मोटिव ये था कि हमें जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है और ब्लू इकोनॉमी है उसे डेवलप करना है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा हमें धीमा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब इससे हमें क्या करना होगा, जो हमारा बिम्स्टेक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजन कोऑपरेशन, आपका जो सार्क है, बीमस्टेक है, इसको फिर से इनिशिएट करना होगा। क्योंकि इसमें ये सारे वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, ये जितने भी आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, तब तक इन कंट्रीज के साथ आपके रिलेशन नहीं बन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बिम्स्टेक की बात करते हैं, ठीक है, बिम्स्टेक हुआ, अब काम क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ दो कंट्रीज है जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान हो गया, अब इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट होने के कारण ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनकी मीटिंग नहीं हो पाती। इनकी मीटिंग ना हो पाने से क्या होता है कि इसमें जो अदर कंट्रीज हैं आपकी, उनके साथ हमारे बायलैटरल टॉक्स अच्छे से नहीं हो पाते हैं, हमारे कंसेंसस यहाँ पर नहीं बन पाते। तो दो कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट होने के कारण इसमें जो अदर कंट्रीज हैं उनसे भी हमारे जो रिलेशन है धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन टू इनवाइट मालदीव। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बिम्स्टेक मालदीव को एज अ ऑब्जर्वर, जो आपकी बिम्स्टेक की नेक्स्ट समिट हो तो उसमें मालदीव को एज अ ऑब्जर्वर स्टेट यहाँ पर इनवाइट किया जा सकता है। सो फाइनली देयर इज अ पेरेनियल नीड्स फॉर एडिशनल रिसोर्सेज, सो इंडिया स्ट्रेटजी community and media organizations take a greater interest in a small but vital neighbor building bridges of mutual understanding and trust। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वी नीड एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गए, फिर हमारा सेकंड हैंड पर आप देखेंगे दूसरी तरफ आपका क्या जाता है, यहाँ पर जो भी मॉडर्न मेडिसिन सेवरल सिस्टम आज के टाइम पर आ चुके हैं, बहुत सारे नए नए सिस्टम आ रहे हैं, तो ये इनके बीच में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रहता है कि आयुर्वेदा आपका जो होम्योपैथिक है वो ज़्यादा स्ट्रांग है कि होम्योपैथिक ज़्यादा है, आयुर्वेदा यहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम करता है कि होम्योपैथिक करता है, कि मॉडर्न जो मेडिसिन आज के टाइम पर आ रही हैं वो अच्छा काम कर रही हैं, कि जो आपका एलोपैथी है वो यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है। अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि आपका जो आयुर्वेदा है उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, आयुर्वेदा को आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें हजारों सालों का क्या है, पूरा आपका एक डेटा कंपाइल है, उसमें यहाँ पर नॉलेज बेस्ड है। आयुर्वेदा क्या है, आपका नॉलेज बेस्ड यहाँ पर ट्रेडिशन है। इवन उस टाइम पर भी उसमें क्या होता है, आपका जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी पूरी स्टडी की गई है, ह्यूमन बॉडी किस तरीके से काम करती है, उसमें जब वो किसी की कांटेक्ट में आती है, फॉर एग्जांपल ठंड के कांटेक्ट में आती है, हॉट के कांटेक्ट में आती है, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करती है, जो भी आपकी वेरियस डिसीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनमें कैसी चीजें होती हैं। तो हम बात करें कि इसकी जो आयुर्वेदा ट्रेडिशन है, ओके, ये काम तो स्लो करता है लेकिन इसका जो रिजल्ट है आपको इफेक्टिव देखने को मिलता है, इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर कई बार क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन होती हैं। आज के टाइम पे जो हमारा मॉडर्न मेडिकेशन सिस्टम आ रहा है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एक फॉर्मूला देखने को मिलता है ना, कि आप
क्या करते हैं, एक केमिकल लेते हैं, कुछ भी आप जो आपका ड्रग है वो लेते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा हमारा आयुर्वेद में भी होता था, यूनानी में भी होता था। तो इसमें एट द एंड देखिए इतना ज़्यादा आपको इस आर्टिकल में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। द मेन क्रक्स और समरी इस आर्टिकल की ब्रीफली मैं आपको समझाऊं तो ये है कि आयुर्वेदा क्या है, आपका एक नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। इवन यहाँ पर जो एक बार आप देखेंगे नोबल winning anti-malaria administrations synthesized thanks to investigators who were open-minded enough to take cues from 1600 years old text of traditional Chinese medicine। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एंटी मलेरिया का उन्होंने एक मतलब ड्रग निकाला था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने क्या किया था, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसका भी यहाँ पे टेक्स्ट उसको निकाला था, उनका जो चाइनीज मेडिसिन है उनका ट्रेडिशनल, उससे भी बहुत सारे क्यूज यहाँ पर लिए थे, तभी हम क्या कर पाए, एंटी मलेरिया की जो ड्रग्स है उसको यहाँ पर जनरेट कर पाए। तो एट द एंड इसमें यही कहा जा रहा है कि जैसे कि हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं, ठीक है, इसमें भी आपने ड्रग बनाया, उसके बाद इसमें आप ट्रायल्स करते हैं। तो पहले भी क्या होता था, जो आपका आयुर्वेदा था उसमें भी इस तरीके के ट्रायल्स ह्यूमन बॉडी पे यहाँ पर कंडक्ट किए जाते थे, और उसका पूरा आपके पास यहाँ पर पूरा टेक्स्ट भी मिलता है। तो आपका जो वेस्टर्न सिस्टम आ रहा है ना, वेस्टर्न सिस्टम यहाँ पे इवॉल्व तो हो रहा है, उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपका स्टाफ है वो भी बढ़ता जा रहा है, जो मॉडर्न ड्रग्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो इन मॉडर्न ड्रग डेवलपमेंट द कॉमनली यूज्ड मेथड इज टू आइसोलेट अ एक्टिव प्रिंसिपल। जो हमारा आज के टाइम में ड्रग डेवलपमेंट हो रहा है उसमें मेनली हम क्या करते हैं, जो भी आपके एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं उसको आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम यहाँ पर सिंगल इंग्रेडिएंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ही कम यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, और जो भी एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं उसको केयरफुली कैलकुलेट किया जाता है ना। कैलकुलेशन होता है कि आपको उसको सिर्फ इसका 2% चाहिए या 3% चाहिए कि 0.5% यहाँ पर चाहिए, उस बेसिस पर पूरा फॉर्मूला रेडी होता है और फिर ड्रग्स को यहाँ पर जनरेट किया जाता है। तो एट द एंड इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, एक एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ बढ़ना होगा, है ना। ट्रायल्स करने होंगे, जिससे ज़्यादा फायदा मिल रहा है, ज़्यादा अच्छा फायदा मिल रहा है, हमें उस बेसिस पर क्या करना होगा, आगे काम करना होगा। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज 2023 ऑन कोर्स टू बी वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। अब ये कहा जा रहा है कि आपका 2023 इस साल का अगर हम पूरा डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं तो 2023 क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्म ईयर आपका होगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा गर्मी आपको इसी साल देखने को मिली होगी। सो आप सभी को पता है यहाँ पे COP28 जो है उसकी मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। सो अभी तक का जो हमारा टेम्परेचर है वो 1.4 डिग्री नियरली, ये जो प्री इंडस्ट्रियल एरा जो एवरेज है उससे भी क्या होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसमें अल्टीमेटली देखिए पूरा यहाँ पर डेटा दिया गया कि सितंबर का डेटा कैसा था, अक्टूबर का कैसा होगा, जुलाई और अगस्त में आप देखेंगे तो वार्मेस्ट मंथ्स आज तक के रहे हैं 2023 में। जुलाई और अगस्त सबसे ज़्यादा यहाँ पर गर्म ये मंथ आपके रह चुके हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी अर्थ क्या हो रही है, गर्म हो रही है। आपको ये समझ में आया क्यों हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसका मेन रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस। अगर हम अभी भी ग्रीन हाउस गैसेस और ये जो कार्बन का एमिशन है उसे कम नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में ये जो टेम्परेचर है और ज़्यादा इंक्रीज होगा, और अल्टीमेटली ऐसे कुछ हमें इरिवर्सिबल इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकेंगे। सो मीनवाइल द मंथली एवरेज आर्टिक सी आइस एक्सटेंट in September 2023 reached its annual minimum of 4.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, अबाउट 1.1 मिलियन। तो ये पूरा यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो अब तक का ये जो डेटा सैटेलाइट के द्वारा यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, ये वैल्यू अब तक की सबसे ज़्यादा कम थी, ठीक है। तो इसमें यही है पूरा ये 2023 आपका वार्मेस्ट ईयर है। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है, तभी हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर सबको मिलकर सामने आना होगा जिससे हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग और इसके जो इम्पैक्ट है उसको रोक सकें। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मोदी स्पीक्स टू नेतान्याहू कंडेम्स अटैक ऑन इजराइल। अब देखिए आप सभी को इजराइल में अटैक हुआ है, तो यहाँ पे जो वेरियस कंट्रीज हैं उनसे बातचीत हो रही है और इंडिया से भी यहाँ पर बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि इजराइल पर जो ये अटैक हुआ है तो उसमें इजराइल के साथ इंडिया यहाँ पर है, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इवन जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने भी इजरायली एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जो ड्रॉप किया है उसको टारगेट किया है गाजा को, उसको यहाँ पर मतलब कि उसके लिए कॉल किया है। ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो देखिए इंडिया unequivocally condemns terrorism that hit Israel on Saturday। तो यहाँ पर
टेररिज्म के अगेंस्ट में इंडिया आपका हो सकता है। सो इंडिया कैन प्ले अ रोल टू डिफ्यूज क्राइसिस इन वॉय ऑफ पैलेस्टीन। अब यहाँ पे पैलेस्टीन क्या कहता है कि इंडिया एक बहुत ही डिफ्यूज रोल प्ले कर सकता है, मतलब कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस क्राइसिस को डिफ्यूज करने में, इस क्राइसिस को रोकने में। सो पैलेस्टीन एम्बेसडर Adam Abu Aliza said on Tuesday, India solidarity with a Palestinian caused death to Mahatma Gandhi time and its rising global stature and influence over all key players in West Asia make it well played to crucial role diffusing the crisis. क्राइसिंग आउट द इसराइल हमस कन्फ्लिक्ट। तो जो इसराइल और हमस का कन्फ्लिक्ट है, इंडिया का आज के टाइम पे देखिए एक उभरता हुआ देश है, तो इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है, इस क्राइसिस को रोक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन स्केड्यूल ऑन 21 अक्टूबर। तो यहाँ पर आपका जो गगनयान मिशन है, जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, हमारे जो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको अर्थ के ऑर्बिट में यहाँ पे सेंड किया जाएगा और वहाँ पे कुछ रिसर्च की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पहला ह्यूमन ऐसा रिसर्च होगा, मतलब कि ये आपका मिशन होगा। इसमें अब इसकी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइटिंग की जा रही है। इससे पहले मतलब कि जो आपका मेन मिशन होता है उसको लॉन्च करने से पहले हम कुछ टेस्ट करते हैं, तो इसका टेस्ट होगा गगनयान मिशन का, जो कि कब होगा, 21 अक्टूबर को यहाँ पर रखा गया है, स्केड्यूल रखा गया है। ओके, सो अभी इतना ही है। फर्दर इसमें कोई भी अपडेट होती है तो आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी। तो न्यूज़ और आर्टिकल्स यहीं पर आपके फिनिश होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि प्रोडक्टिविटी इज लो एंड टू मेनी वर्कर्स आर फिलिंग टू फ्यू जॉब्स। यहाँ पर क्या है, कुछ जॉब है, मान लीजिए 10 जॉब है और इस 10 जॉब के लिए 100 लोगों ने क्या किया है, अप्लाई किया है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है एक तरीके से कि प्रोडक्टिविटी आपकी कम है और कुछ ही जॉब के लिए आपके बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एज अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ से आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाती हैं। तो आपका जो ऑप्शन सी है, बोथ 1 and 2 ये यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में कि गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया एंजॉय सर्टन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। गवर्नर ऑफ स्टेट यहाँ पे कौन कौन से प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज को एंजॉय करता है। फर्स्ट, इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यहाँ पर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उससे इम्यूनिटी मिलना। सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, बोथ प्रिविलेज एंड इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी उनको प्रिविलेजेस प्रोवाइड की गई हैं तो आप उसको कम नहीं कर सकते। तो ये दोनों इम्यूनिटीज आपको प्रिविलेजेस किसको दी जाती हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट को दी जाती। ओके, सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।